सभी को प्यार भरा नमस्कार। इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रोजाना हमारी क्लास होती है ठीक 8:30 बजे। तो जो नए स्टूडेंट आए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, हमारी जो क्लास होती है वो सुबह होती है ठीक 11:30 बजे और शाम को होती है ठीक 8:30 बजे। और अब जल्द ही हम एक नया सेगमेंट चालू करने वाले हैं जिसमें आपको बोर्ड पर सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए आज मैं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं और ये क्वेश्चंस पीछे बीएचयू और आईसीआर और जेट में भी आए हुए हैं और कुछ क्वेश्चंस हैं जो आगे आ सकते हैं। तो पूरी क्लास अटेंड करना, और पूरी क्लास अटेंड करोगे तो बहुत कुछ सीख के जाओगे और बीच बीच में देखोगे, आगे कर करके देखोगे या फालतू की बातों में ध्यान दोगे तो आपको याद नहीं होगा। तो ठीक है, आपको ध्यान रखना है, आपको पूरी क्लास अटेंड करनी है जिससे आप इस क्लास का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकें और आपकी सिलेक्शन है वो और ज़्यादा मजबूत हो सके। ठीक है, तो पूरी क्लास को सिस्टम से अटेंड करनी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा रोमांचक सफर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, क्रेंज शारीरिकी पाई जाती है। क्रेंज शारीरिकी पाई जाती है। अब देखिए क्रेंज शारीरिकी क्या होता है, एक विशेष प्रकार की पादप संरचना होती है जो पादपों के अंदर पाई जाती है, उसको क्रेंज शारीरिकी नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका C3 पादप, बी है आपका C4 पादप, सी है आपका ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है हमारा उदासीन। बताइए जल्दी से, क्रेंज शारीरिकी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा C3, बी है हमारा C4, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है हमारा उदासीन। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। क्रेंज शारीरिकी पाई जाती है, जिसने इसका जवाब दिया है क्रेंज शारीरिकी का जिसने जवाब दिया है C4 पादप, बिल्कुल सही जवाब है। जो क्रेंज शारीरिकी पाई जाती है वो C4 पादपों के अंदर पाई जाती है। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑक्सीन नामक हार्मोन की खोज किसने की थी। ऑक्सीन नामक हार्मोन की खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए है हमारा FW वेंट, बी है हमारा EJ पटलर, सी है हमारा नोल गिली, और डी है हमारा मेयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार इस प्रकार का सवाल पूछा जाता है कि ऑक्सीन की खोज किसने की, या फिर जिब्रेलिन की खोज किसने की, या जिब्रेलिन की खोज कहाँ से हुई। बताइए जल्दी से, जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला FW वेंट, बिल्कुल सही जवाब है। जो ऑक्सीन की खोज की थी वो FW नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? FW नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, अब देखिए कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि जो आपका जिब्रेलिन हार्मोन है वो कहाँ से निकाला जाता है। तो ध्यान रखना, जिब्रेलिन हार्मोन जो निकाला जाता है वो जिब्रेला फ्यूजिकोराई नामक कवक से निकाला जाता है। वापस से सुन लीजिए, जिब्रेलिन हार्मोन जो निकाला जाता है वो जिब्रेला फ्यूजिकोराई नामक कवक से निकाला जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीछे आया हुआ है इसलिए मैंने आपको बता दिया, आगे भी ये आ सकता है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य की अस्थियां किसकी बनी होती है। मनुष्य की अस्थियां, मनुष्य की जो हड्डियां होती हैं वो कौन से खनिज की बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए है आपका कैल्शियम ऑक्सलेट, बी है आपका कैल्शियम फॉस्फेट, सी है आपका कैल्शियम नाइट्रेट, और डी है आपका कैल्शियम ग्लूकोनेट। बताइए जल्दी से, मनुष्य की अस्थियां किसकी बनी होती है। मनुष्य की अस्थियां किसकी बनी होती है। कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, और ऑप्शन नंबर डी है आपका कैल्शियम ग्लूकोनेट। बताइए जल्दी से, मनुष्य की अस्थियां किसकी बनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीएचयू और आईसीआर के एग्जाम में तो बार बार पूछा जाता है ये। बताइए क्या होगा इसका जवाब, मनुष्य की अस्थियां किसकी बनी होती है। जिसने इसका जवाब दिया है, देखिए जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला कैल्शियम फॉस्फेट, बिल्कुल सही जवाब है। मनुष्य की जो अस्थियां होती हैं वो किसकी बनी होती हैं। मनुष्य की अस्थियां कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती हैं। किसकी बनी होती हैं? मनुष्य की अस्थियां कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइबोसोम में उपस्थित प्रोटीन होती है। अब देखिए बीएचयू 2018 का सवाल है, बीएचयू 2018 का सवाल है। क्वेश्चन पूछा गया है कि राइबोसोम में जो प्रोटीन होती है या राइबोसोम के द्वारा जो प्रोटीन बनाई जाती है उस प्रोटीन पर आवेश कौन सा होता है। धनावेश होता है, ऋणावेश होता है, या धनावेश और ऋणावेश दोनों ही होते हैं, या फिर उदासीन होता है। बताना है आपको, धनावेश होता है, ऋणावेश होता है, या दोनों ही प्रकार के पाए जाते हैं, या फिर उदासीन होता है। बताइए इसका क्या जवाब होगा। राइबोसोम में उपस्थित प्रोटीन होगी। देखिए जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी वाला, उनका गलत है। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला ऋणावेश, बिल्कुल सही जवाब है। जो राइबोसोम में जो प्रोटीन होती है उस पर जो आवेश पाया जाता है वो ऋणावेश पाया जाता है। तो कौन सा आवेश होगा, ऋणात्मक आवेश पाया जाएगा, या ऋणात्मक आवेश के अलावा
क्या पाया जाएगा, ऋणात्मक आवेश भी कह सकते हैं उसको, या फिर उसको ऋणावेश भी कह सकते हैं। आप सब लोगों को पता होगा राइबोसोम के बारे में और जानकारी दे देता हूं मैं। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है 70S और एक होता है 80S। जो 70S होता है वो 50S प्लस 30S से मिलकर बना होता है और वो सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, और जो 80S होता है वो 60S प्लस 40S से मिलकर बना होता है और ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार की अमेजिंग और इंपॉर्टेंट जानकारी आपको बीच बीच में देता रहूंगा मैं, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके और आप आपके सिलेक्शन को कंफर्म कर सके। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विशेष कार्य करने वाले कोशिका समूह क्या कहलाते हैं। क्वेश्चन थोड़ा रिपीट किया गया है, लेकिन रिपीट इसीलिए किया है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीछे की क्लास में मैंने बता दिया था बच्चों को, क्या है विशेष कार्य करने वाले कोशिका समूह क्या कहलाता है। तो अब मैं पहले बता चुका था आपको कि क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका उत्तक, बी है आपका कोशिकांग, सी है आपका लवक और डी है आपका प्लास्टिड। जवाब देना है आपको, विशेष कार्य करने वाले कोशिका समूह क्या कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारा उत्तक, बी है हमारा कोशिकांग, सी है हमारा लवक और डी है हमारा प्लास्टिड। बताइए जल्दी से, विशेष कार्य करने वाले कोशिका समूह किस नाम से जाने जाते हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, जिसने इसका जवाब दिया है उत्तक या टिश्यू। वहां पर टिश्यू भी लिखा हुआ आ सकता है हिंदी के अंदर, तो ध्यान रखना टिश्यू और उत्तक एक ही बात है। अब देखिए इसको ध्यान से समझिए, जो टिश्यू होता है या उत्तक होता है, वो उत्तक क्या होता है, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का समूह होता है। तो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का समूह उत्तक कहलाता है। और इस उत्तक को हम क्या कहलाते, उत्तक के अंदर जो हम अध्ययन करते हैं या उत्तक का जो अध्ययन करते हैं वो हिस्टोलॉजी के अंदर करते हैं। तो आपसे पूछ लें कि उत्तकों का अध्ययन किस विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो उत्तकों का अध्ययन का आपको जवाब देना है कि उत्तकों का जो अध्ययन करते हैं वो हिस्टोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। पहले भी ये सवाल मैं आपसे पूछ चुका हूं, बता चुका हूं। ठीक है, अब और एक चीज और बता देता हूं, जो स्टूडेंट बिल्कुल नए हैं, न्यू हैं, आज ही जुड़े हैं, जो हमारे शरीर के अंदर जो एक तरल लाल रंग का तरल पाया जाता है जिसको हम ब्लड या खून या रक्त के नाम से जानते हैं, वो भी हमारे शरीर का एक उत्तक है। वो उत्तक कैसे हैं, क्योंकि उसमें आपको पता होगा WBC, RBC, प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, ये विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं और इन्हीं कोशिकाओं के कारण ये क्या कहलाता है, रक्त हमारे शरीर का उत्तक कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका में श्वसन क्रिया कहां पर होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोशिका के अंदर श्वसन क्रिया कहां पर होती है। ऑप्शन नंबर ए है आपका राइबोसोम, बी है आपका उत्तक, सी है आपका लवक और डी है आपका सूत्रकणिका। बताइए जल्दी से, कोशिका में श्वसन क्रिया कहां पर होती है। राइबोसोम में, राइबोसोम के अलावा उत्तक पर, लवक पर या फिर सूत्रकणिका पर कोशिका में श्वसन क्रिया कहां पर होगी। बताइए जल्दी से, जिसने इसका जवाब दिया है, देखिए जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी वाला सूत्रकणिका, बिल्कुल सही जवाब है। सूत्रकणिका को हम माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जानते हैं। और जब सूत्रकणिका की खोज हुई थी या माइटोकॉन्ड्रिया की खोज हुई थी, तो उस समय इसको ये नाम नहीं दिया गया था, उस समय इसको नाम दिया गया था बायोप्लास्ट। क्या नाम दिया गया था, बायोप्लास्ट नाम दिया गया था अल्टमान के द्वारा। तो अल्टमान ने इसकी खोज की थी और अल्टमान ने इसको क्या नाम दिया था, बायोप्लास्ट नाम दिया था। लेकिन इसके बाद में इसकी और रिसर्च हुई और रिसर्च के बाद में इसको एक ऑफिशियल नाम दिया गया जो हिंदी में कहलाता है सूत्रकणिका और इंग्लिश में उसको माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब ध्यान रखना, श्वसन क्रिया कहां पर होगी, श्वसन क्रिया कोशिका के अंदर सूत्रकणिका में या माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोशिका में एटीपी का निर्माण कहां पर होता है, तो कोशिका में श्वसन के दौरान ही क्या होगा, एटीपी का निर्माण होगा और वो भी कहां पर होगा, वो भी सूत्रकणिका के अंदर होगा। जब ऑक्सी श्वसन होगा तो ऑक्सी श्वसन का मतलब होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में 36 एटीपी का निर्माण होगा। और अनॉक्सी श्वसन होगा और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी, तो उस दौरान आपकी 2 एटीपी बनेंगे और 36 और टोटल जो एटीपी हो गए वो 36 और 2 मिला के 38 एटीपी हो गए। तो ध्यान रखना 38 एटीपी एक ग्लूकोज अणु के बराबर होते हैं और एटीपी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि आप अगर चैनल पर नए आए हैं और पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं और आपको ये जो क्लास है वो आपको अमेजिंग लग रही है, रोचक लग रही है और पढ़ने में इंटरेस्टेड लग रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे सभी आने वाली घमासान वीडियोस और क्लासेस आपको मिलती रहें। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला सवाल है हमारा,
कोशिका में केंद्रक के अलावा डीएनए और कहाँ पाया जाता है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कोशिका में केंद्रक के अलावा, केंद्रक की नहीं बात कर रहा है, केंद्रक के अलावा डीएनए और कहाँ पर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका हरित लवक, बी है आपका सूत्रकणिका, सी है आपका जीवद्रव और डी है आपका राइबोसोम। बताइए कोशिका में केंद्रक के अलावा डीएनए और कहाँ पर पाया जाता है, हरित लवक में, सूत्रकणिका में, जीवद्रव में या फिर राइबोसोम में। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। कोशिका में केंद्रक के अलावा डीएनए और कहां पर पाया जाता है। जिसने इसका जवाब दिया है देखिए सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल सही जवाब है। कोशिका में केंद्रक के अलावा जो डीएनए पाया जाता है वो पाया जाता है सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, आपने कभी देखा होगा कि अगर किसी भी चीज के इतिहास के बारे में आपको जानना हो, किसी जीव के इतिहास के बारे में अगर आपको जानना हो तो आप उस जीव की कोशिका के अंदर जो सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर जो डीएनए उपस्थित है उस डीएनए की रिसर्च करिए, आपको उस जीव के इतिहास का पता चल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी जीव के इतिहास का पता लगाना है तो उसके सूत्रकणिका में उपस्थित डीएनए को खोजिए, वहां से आपको पता चल जाएगा। और इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किसी भी जीव में सबसे पुराने डीएनए या किसी जीव के इतिहास को दर्शाने वाले डीएनए कहां पर पाए जाते हैं, तो उसका जवाब भी क्या हो जाएगा, सूत्रकणिका या फिर माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल आपके बीएचयू आईसीआर जेट में आते हैं और फंडे सारे यहीं क्लियर होते हैं। कहां पर क्लियर होते हैं, इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही क्लियर होते हैं। हमारा ऑफलाइन प्लेटफॉर्म भी है जो अभी कोरोना के कारण बंद है, लेकिन बहुत ही जल्द स्टार्ट होगा। तो जो चित्तौड़ के आसपास के जो स्टूडेंट हैं वो आ सकते हैं, बाकायदा बिल्कुल आ सकते हैं। चित्तौड़ के अंदर हमारा इंस्टीट्यूट है, ठीक है, वहां पर हमारी बाकायदा पूरी टीम है। लेकिन अभी क्या है कि आप सब लोगों को पता है कि सब कुछ बंद है, तो उस कारण से वो नहीं चल पा रहा है। ठीक है, तो जल्द ही मिलेंगे ऑफलाइन, बिल्कुल फेस टू फेस मुलाकात करेंगे। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केचुए में किस प्रकार का उत्सर्जी अंग पाया जाता है। देखिए बीएचयू 2018 का सवाल है, केचुए में किस प्रकार का उत्सर्जी अंग पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका फेलोपियन ट्यूब, ऑप्शन नंबर बी है आपका मेटाट्यूबल्स, सी है आपका नेफ्रेडिया और डी है आपका कोई नहीं। बताइए जल्दी से केचुए में किस प्रकार का उत्सर्जी अंग पाया जाता है। केचुए में किस प्रकार का उत्सर्जी अंग पाया जाता है, ए बी सी या डी, क्या होगा इसका जवाब। बताइए जल्दी से केचुए में किस प्रकार का पाया जाएगा उत्सर्जी अंग। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला नेफ्रेडिया, बिल्कुल सही जवाब है। केचुए में किस प्रकार का उत्सर्जी अंग पाया जाता है, नेफ्रेडिया टाइप उत्सर्जी अंग पाया जाता है। इसको मेटानेफ्रेडिया के नाम से भी जानते हैं। और ये सवाल कब आया था, ये सवाल आया था बीएचयू 2018 के अंदर। कब आया था, बीएचयू 2018 के अंदर आया था कि केचुए में किस प्रकार का उत्सर्जी अंग पाया जाता है। जवाब था नेफ्रेडिया। ठीक है, तो मैं आपको बीच बीच में ये भी बताता रहूंगा कि बीएचयू में कैसा सवाल आया, जेट में कैसा आया, आईसीआर में कैसा आया और इनसे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो अब आगे आ सकते हैं। तो बने रहिएगा पूरी वीडियो में, पूरी क्लास अटेंड करोगे तो बहुत कुछ सीख के जाओगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मृदा में उपस्थित जल की संपूर्ण मात्रा कहलाती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मैं आपको 3 फंडे क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से समझना है आपको। तीनों के लिए मैंने क्वेश्चन अलग अलग सेट किए हैं और तीनों के क्वेश्चंस पर चलेंगे हम और चर्चा करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, क्वेश्चन नंबर पहला पूछा गया है कि मृदा में उपस्थित जल की संपूर्ण मात्रा। जल की संपूर्ण मात्रा का मतलब यहाँ पर यह है, ये पूछ रहा है कि जल के अंदर उपस्थित जो मृदा के अंदर उपस्थित जो मात्रा है उसमें से कुछ मात्रा तो पौधे अवशोषित कर लेंगे, कुछ मात्रा उसके अंदर वहीं बच जाएगी जड़ क्षेत्र के पास में। और ये दोनों जो मात्रा हैं, इन दोनों मात्रा को हम इक्वल मिलाकर क्या कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि संपूर्ण मात्रा क्या कहलाती है। तो संपूर्ण मात्रा को हम किस नाम से जानते हैं, संपूर्ण मात्रा को हम हमेशा जानेंगे होलार्ड के नाम से। किस नाम से जानेंगे, संपूर्ण मात्रा को होलार्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, होलार्ड के अंदर अगर आपसे पूछ ले कि होलार्ड किससे मिलकर बना है, तो होलार्ड बनता है केसार्ड और इकार्ड से मिलकर। किससे मिलकर बनता है, होलार्ड मिलकर बनता है केसार्ड और इकार्ड से मिलकर बनता है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अब देखिए इससे आगे क्वेश्चन क्या है, इसके आगे क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं। ये तो समझ में आ गया आपको कि मृदा में उपस्थित जल की संपूर्ण मात्रा क्या कहलाएगी, होलार्ड कहलाएगी, जिसमें केसार्ड और इकार्ड दोनों ही सम्मिलित हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का क्वेश्चन है जो थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है। क्वेश्चन क्या है, मृदा में उपस्थित
पाए जाने वाला वह जल जो पादपों द्वारा या पौधों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। यानी कि जो संपूर्ण जल है मिट्टी के अंदर उपस्थित, उसमें से वह जल की मात्रा जो पौधों के द्वारा अवशोषित कर ली गई है वो मात्रा क्या कहलाएगी। अब आपको पता है कि होलार्ड तो संपूर्ण मात्रा होती है, फिर बचा केसार्ड और इकार्ड, और कोई नहीं तो होगा नहीं। अब केसार्ड और इकार्ड में से बताना है आपको क्या होगा इसका जवाब। केसार्ड और इकार्ड में से बताइए इसका जवाब क्या होगा। मृदा में उपस्थित पाए जाने वाला जल वह जो पादपों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, केसार्ड और इकार्ड। बताइए क्या होगा इसका जवाब। देखिए जिसने इसका जवाब दिया है केसार्ड, बिल्कुल सही जवाब है। पादपों द्वारा जो जल अवशोषित कर लिया जाता है उस जल को हम किस नाम से जानते हैं, उस जल को हम केसार्ड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे, केसार्ड के नाम से जानेंगे। तो ध्यान रखना संपूर्ण जल तो होगा आपका होलार्ड, अगर उसमें से पादपों द्वारा अवशोषित जल अवशोषित कर लिया गया है तो वो कहलाएगा केसार्ड। फिर देखिए अब इसके बाद में एक चीज और आती है। अब जो संपूर्ण जल था वो होलार्ड था, होलार्ड में से केसार्ड निकल गया क्योंकि केसार्ड को तो पादपों ने अवशोषित कर लिया। अब जो लास्ट में जल बचा है जो पादपों के द्वारा अवशोषित नहीं किया गया है उस जल को किस नाम से जानते हैं, तो उस जल को जानते हैं इकार्ड के नाम से। और ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों में। फिर कह रहा हूँ, पहले कह रहा हूँ मैं, फिर आप कहोगे कि सर आपने बताया नहीं था। ये तीनों ही कंफ्यूज करते हैं, ये तीनों ही वर्ड्स, इसलिए ये सवाल आ सकता है। किसी भी सेगमेंट में आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि पादप एग्रीकल्चर से भी रिलेट है और बायोलॉजी से भी रिलेट है। तो इसको ध्यान से देख लेना, फिर कह रहा हूँ इसको ध्यान से देख लेना। संपूर्ण मात्रा तो है होलार्ड, उसमें से पादप द्वारा अवशोषित मात्रा है केसार्ड, और जो शेष अवशोषित मात्रा है जिसको पादप ने अवशोषित नहीं किया गया है वो है आपकी इकार्ड। समझ में आ गया आपको, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए फंडा। अब देखिए उसी सवाल को यहाँ पर पूछा गया है, मैं जल्दी से बता देता हूँ। मृदा में उपस्थित पाए जाने वाला वह जल जो पादपों द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है वे इकार्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फंडा सारा क्लियर होगा। फंडा सारा क्लियर कहाँ पर होगा बच्चों, इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही क्लियर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमीबा किस संघ का प्राणी है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अमीबा किस संघ का प्राणी है। ऑप्शन नंबर ए है आपका प्रोटोजोआ, बी है आपका पोरीफेरा, सी है आपका एनेलिडा और डी है आपका प्लेटीहेल्मिन्थीज। बताइए जल्दी से किसके द्वारा होता, अमीबा किस संघ का प्राणी होता है। प्रोटोजोआ का होता है, पोरीफेरा का होता है, एनेलिडा का होता है या प्लेटीहेल्मिन्थीज का होता है। अब इससे रिलेटेड मैं 3 क्वेश्चन और बताऊंगा आपको जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा जानने को मिलेगा। देखिए इसका जो जवाब होगा वो तो होगा प्रोटोजोआ। अमीबा किस संघ का प्राणी होता है, अमीबा प्रोटोजोआ संघ का प्राणी होता है। अमीबा का वैज्ञानिक नाम होता है अमीबा प्रोटियस, संघ पूछ ले तो प्रोटोजोआ हो जाएगा। इसके अंदर आपसे पूछा जाता है कि अमीबा किस गति कैसे करता है या किस प्रकार के कूटपात से गति करता है, तो उन कूटपात का नाम होता है लोबोपोडिया। मैं ये हर बार बताता हूँ जब अमीबा का नाम आता है, क्योंकि ये लोबोपोडिया वाला जो सवाल है ये पीछे जेट में 2 बार पूछा जा चुका है कि अमीबा में किस प्रकार के कूटपात पाए जाते हैं या अमीबा के द्वारा जो गमन किया जाता है वो गमन किसके द्वारा किया जाता है, किस प्रकार के कूटपात के द्वारा किया जाता है। तो दोनों का आंसर होगा लोबोपोडिया। तो ध्यान रखना, अमीबा में जो गमन होता है वो लोबोपोडिया के द्वारा होता है। अमीबा प्रोटोजोआ संघ का प्राणी होता है, उसका वैज्ञानिक नाम प्रोटियस अमीबा होता है। ठीक है, अब इसके नीचे दिया गया है पोरीफेरा। अब पोरीफेरा को भी समझ लीजिए कि पोरीफेरा का अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लक्षण क्या होता है, तो देखिए पोरीफेरा में शब्द जो आगे दिया गया है वो दिया गया है पोरी, यानी कि पोर। पोर का मतलब होता है छिद्र। तो जो छिद्र युक्त प्राणी होते हैं जिनके शरीर में बहुत छोटे छोटे महीन छिद्र होते हैं और उनकी संख्या ज्यादा होती है, तो वो पोरीफेरा संघ के अंतर्गत आते हैं। किस संघ के अंतर्गत आते हैं, पोरीफेरा संघ के अंतर्गत आते हैं। वापस से समझ लीजिए, पोर का मतलब होता है छेद। पोर का मतलब क्या होता है, छेद। तो पोर से बना है पोरीफेरा। पोरीफेरा में जो जीव आएंगे उनके शरीर पर बहुत सारे सूक्ष्म जीव छिद्र होंगे, और ये छिद्र युक्त जो जीव होंगे ये अधिकतर कौन से जीव होंगे, अधिकतर ये समुद्री जीव होंगे, और इनको पोरीफेरा संघ में रखा गया है क्योंकि इनके शरीर पर बहुत सारे छिद्र होते हैं। अब यहाँ पर नीचे दिया गया है प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो ये सवाल भी पूछा गया था जेट में, पीछे बता चुका हूं मैं कि एस्केरिस जो होता है उसका संघ कौन सा है। एस्केरिस जो होता है उसका संघ कौन सा है, ये सवाल पूछा गया था। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा प्लेटीहेल्मिन्थीज। क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा प्लेटीहेल्मिन्थीज। ठीक है, अब देखिए एक सवाल और बता देता हूं। एक बार सवाल यह भी पूछा जा चुका है कि केचुआ किस वर्ग का प्राणी है।
तो उसका जो वर्ग होता है वो होता है ओलिगोकीटा। ध्यान रखना, उसका वर्ग जो होगा वो वर्ग होगा ओलिगोकीटा। वहां पर वर्ग की बात हो रही है और यहाँ पर संघ की बात हो रही है। ठीक है, इज दैट क्लियर? सब कुछ क्लियर हो गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अभी भी आपसे कह रहा हूं, नए स्टूडेंट प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, और पुराने स्टूडेंट हैं वो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मुझे इससे खुशी मिलती है और मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा सकूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज किसने की थी? अब देखिए ये एक विशेष प्रकार की संरचना दिखाई दे रही है आपको। इसको हम किस नाम से जानते हैं? ये वाली नहीं, ये इसके बाहर जो है, जो केंद्रक के बाहर दिख रही है, ये आपका केंद्रक है। इसको ध्यान से समझिए। देखिए ये जो आपकी लाइन दिख रही है, ये आपका केंद्रक है, और इस केंद्रक के अंदर क्या है? केंद्रक के अंदर एक केंद्रिका है, और केंद्रक के बाहर एक विशेष प्रकार की जालिकानुमा संरचना आपको दिखाई दे रही है। इस जालिका को इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं वो इसको कहते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका। अब क्वेश्चन आया था पीछे कि अंतःप्रद्रवी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसकी खोज किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन नंबर बी है आपका रॉबर्ट हुक, सी है आपका हिचकॉक, और डी है आपका पोर्टर। अब जवाब दीजिए, अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज किसने की थी? अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज बतानी है रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट हुक ने, हिचकॉक ने, या फिर पोर्टर ने। बताइए इसका जवाब क्या होगा? अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज किसने की थी? अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज बतानी है किसने की थी? जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी वाला, पोर्टर, बिल्कुल सही जवाब है। अंतःप्रद्रवी जालिका की जो खोज की थी वो खोज की थी पोर्टर नामक साइंटिस्ट ने। किसने की थी? पोर्टर नामक साइंटिस्ट ने अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज की थी। तो ये सवाल पूछा गया है पीछे, इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया था यहाँ पर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला सवाल है हमारा, कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं? कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है आपका केंद्रक, बी है आपका राइबोसोम, सी है आपका क्लोरोप्लास्ट, और डी है आपका प्लास्टिड। अब जवाब आपको देना है, कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं? केंद्रक को, राइबोसोम को, क्लोरोप्लास्ट को, या फिर प्लास्टिड को? अब देखिए सबसे पहले मैं बता देता हूं, आंसर तो आपको पता होगा, इसका आंसर क्या है? केंद्रक है। लेकिन इसको केंद्रक को मस्तिष्क क्यों कहा जाता है? इसको मस्तिष्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोशिका की जितनी भी क्रियात्मक उसकी जितनी भी क्रियात्मक गतिविधियां होती हैं, वो क्रियात्मक गतिविधियां केंद्रक के द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो इस चीज का ध्यान रखना। अगर आपसे पूछ लें कि कोशिका की सभी क्रियात्मक गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित की जाती हैं, तो इसका जवाब आपको सीधा सा देना है केंद्रक। ठीक है, और केंद्रक के अंदर ये गोल संरचना दिखाई दे रही है, इसको न्यूक्लियोलस या केंद्रिका के नाम से जाना जाता है, जिसमें धाग्यनुमा संरचना पाई जाती है, जिसको क्रोमेटिन के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा आप तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहुँचाऊँ, ताकि आपको थोड़ा सा मजबूती मिले सिलेक्शन में। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पत्तियों को आकर्षक हरा रंग प्रदान करते हैं। पत्तियों को आकर्षक हरा रंग प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका क्रोमोप्लास्ट, बी है आपका बायोप्लास्ट, सी है आपका प्लास्टिड, और डी है आपका क्लोरोप्लास्ट। अब जवाब आपको देना है, पत्तियों को आकर्षक हरा रंग प्रदान किया जाता है क्रोमोप्लास्ट के द्वारा, बायोप्लास्ट के द्वारा, प्लास्टिड के द्वारा, या फिर क्लोरोप्लास्ट के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बार बार पूछा जाता है। देखिए ये इस प्रकार की संरचना होती है, किसकी होती है? क्लोरोप्लास्ट की। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। और ये क्लोरोप्लास्ट जो संरचना होती है, ये मुख्य रूप से पादप कोशिका में ही पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? पादप कोशिका में पाई जाती है। और पत्तियों को हरा रंग प्रदान करने का कार्य कौन करता है? पत्तियों को हरा रंग प्रदान करने का कार्य एक विशेष प्रकार की संरचना होती है, जो कोशिका के अंदर पाई जाती है, जिसको इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट और हिंदी में हरित लवक के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखना अब। और अगर पूछ लिया जाए कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसका मुख्य तत्व कौन सा होता है या आवश्यक पोषक तत्व कौन सा होता है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना, मैग्नीशियम होता है। और ये सवाल भी बार बार पूछा जा चुका है कि क्लोरोप्लास्ट का मुख्य पोषक तत्व कौन सा होता है, या आवश्यक पोषक तत्व या आवश्यक केंद्र बिंदु कौन सा होता है। तो केंद्र बिंदु भी पूछ सकता है, तो ध्यान रखना है आपको, तत्व के बारे में पूछ रहा है और आपको मैग्नीशियम उसका सही जवाब देना है। मैग्नीज अलग होता है और मैग्नीशियम अलग होता है, दोनों ही अलग अलग होते हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम जवाब देना है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला सवाल है हमारा, कॉकरोच के हृदय में वेश्मों की संख्या होती है। कॉकरोच के हृदय में वेश्मों की संख्या होती है। जेड 2009 का सवाल है। ऑप्शन नंबर ए है आपका 21, बी है आपका 9, सी है आपका 18 और डी है आपका 13। बताइए जल्दी से, कॉकरोच के हृदय में वेश्मों की संख्या होती है।
कॉकरोच के हृदय में वेशमों की संख्या बतानी है। ए 21, बी 9, सी 18 और डी 13। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी वाला 13 बिल्कुल सही जवाब है। कॉकरोच के हृदय में वेशमों की संख्या कितनी हो जाएगी? कॉकरोच के हृदय में वेशमों की संख्या हो जाएगी 13। जेट 2009 का सवाल है, फिर से आ सकता है, इसीलिए कह रहा हूं बच्चों, जिस क्वेश्चन पर मैं जोर देता हूं कि फिर से आ सकता है या आ सकता है, उस क्वेश्चन को ध्यान से समझा करें, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला सवाल देखिए क्या है। इस क्वेश्चन, ये जो अभी आप क्लास ले रहे हो इसको बोलते हैं टेस्ट सीरीज, मैराथन टेस्ट सीरीज। इसमें जो क्वेश्चंस चलते हैं वो बहुत फास्टली चलते हैं और कम समय में आपको क्या देते हैं? कम समय में आपको बहुत अच्छी और नॉलेजफुल आंसर्स आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ध्यान से समझना, वापस से समझने वाला और बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन, टेक्निकल क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। ध्यान से समझिए, इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए, जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझिए। देखिए, कोशिका जो होती है, कोशिका के अंदर क्या होता है? एक कोशिका भित्ति होती है और एक कोशिका झिल्ली होती है। जो कोशिका भित्ति होती है वो तो अपारगम्य होती है। उस कोशिका भित्ति से कोई भी चीज ना तो अंदर जा सकती है और ना अंदर की चीज कोई बाहर आ सकती है। लेकिन कोशिका झिल्ली थोड़ी अलग होती है, उसमें से कुछ चीजें कोशिका के बाहर जा सकती है और कुछ चीजें कोशिका के अंदर आ सकती है, ठीक है। अब देखिए, जब कोशिका के बाहर या जब कोशिका के बाहर से कोई तरल पदार्थ अंदर की तरफ जाएगा तो वो क्रिया क्या कहलाएगी? और जब कोशिका के बाहर से कोई ठोस पदार्थ अंदर की तरफ जाएगा तो वो क्रिया क्या कहलाएगी? उसको समझना है आपको, ठीक है। तो अब देखिए, जब कोशिका के द्वारा तरल पदार्थ को अंदर लेने की क्रिया कहलाती है, यानी जब कोशिका के जो कोशिका होगी उसकी झिल्ली के द्वारा कोई पदार्थ अंदर की तरफ खींच लिया जाएगा और वो पदार्थ तरल पदार्थ है, तो उस क्रिया को हम पिनोसाइटोसिस के नाम से जानेंगे। अगर वो पदार्थ ठोस पदार्थ है तो उसको हम फेगोसाइटोसिस के नाम से जानेंगे, ठीक है। अब देखिए, पिनोसाइटोसिस को वापस से समझ लीजिए। देखिए, कोशिका की एक विशेष प्रकृति होती है। जो कोशिका क्या करती है? कोशिका की झिल्ली जो होती है वो बाहर से कुछ पदार्थों को क्या कर लेती है? कुछ पदार्थों का अवशोषण कर लेती है और उसको कोशिका के अंदर खींच लेती है, उसको कोशिका के अंदर खींच लेती है और यह उस तरल को कोशिका के द्वारा या कोशिका की झिल्ली के द्वारा पी लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? क्योंकि तरल पदार्थ है, तरल का मतलब लिक्विड है, तो लिक्विड को पी सकता है, तो पीने की क्रिया ही कहलाएगी। तो पीने से क्या नाम हो जाएगा? पिनोसाइटोसिस। क्या नाम हो जाएगा? पीने से नाम हो जाएगा पिनोसाइटोसिस, क्योंकि हिंदी में क्या बोलते हैं? पीना बोलते हैं। तो इसी से आपको संबंध बना के याद करना है। मैं फिर से कह देता हूं, अमेजिंग हो सकती है ट्रिक फनी हो सकती है, लेकिन हमारा जो मेन मकसद है वो मेन मकसद क्या है कि हमें याद हो जाना चाहिए बस। तो ध्यान रखना, पीने से याद रखना है आपको। पीने से आपको याद रखना है कि हम भी जब पीते हैं तो तरल पदार्थ ही पीते हैं, पानी पीते हैं, जूस पीते हैं, तो वो तरल पदार्थ होता है और वो तरल पदार्थ जो होता है उसको हम पीते हैं या शरीर के अंदर लेते हैं तो वो पीना कहलाता है। तो पीने से ध्यान रखना, पिनोसाइटोसिस हो जाएगा, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक सवाल और क्या है? इसी से रिलेटेड एक सवाल और है। पीना तो हो गया तरल पदार्थ का, अब ठोस पदार्थ है, यानी कि जब हम खाएंगे तो खाना क्या कहलाएगा? तो खाना क्या कहलाएगा? जैसे हम ठोस पदार्थ के रूप में खाते हैं, जैसे हम फल खाते हैं, जैसे हम सब्जी खाते हैं, खाना खाते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा फेगोसाइटोसिस। तो कोशिका द्वारा ठोस पदार्थ को अंदर लेने की क्रिया क्या कहलाएगी? कोशिका द्वारा ठोस पदार्थ को अंदर लेने की क्रिया फेगोसाइटोसिस कहलाएगी। बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी समझ में नहीं आया कमेंट करना, मैं फिर से समझाऊंगा, ठीक है। तो तरल पदार्थ को पिएगा, पीने का मतलब पिनोसाइटोसिस, और खाएगा, खाने का मतलब फेगोसाइटोसिस, ठीक है। और ये जो कार्य किए जाएंगे ये कोशिका झिल्ली के द्वारा किए जाएंगे, कोशिका भित्ति के द्वारा नहीं किए जाएंगे। समझ लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला सवाल है हमारा, पत्तियों में मूल दाब बढ़ने पर कौन सी क्रिया होगी? अब देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको समझना है ध्यान से। क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन क्या है। जब पौधे होते हैं, पौधों में क्या होता है? जब मूल होती है, मूल का मतलब जड़ होता है, जब जड़ में मूल दाब बढ़ जाता है, दाब बढ़ जाता है, दबाव बढ़ जाता है, तो उसके कारण क्या होता है? जल की अत्यधिक मात्रा को बाहर निकाल दिया जाता है। मैं सिंपल वे में समझा रहा हूं आपको, फिर से कह देता हूं, सिंपल वे में समझा रहा हूं आपको, सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो पत्तियों में क्या होता है? पत्तियों जब मूल दाब बढ़ जाता है, जड़ के अंदर दाब बढ़ जाता है, तो उसके कारण कौन सी क्रिया होगी? उसके कारण कौन सी क्रिया होगी? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, बिंदु स्त्राव होगा। अब देखिए, बिंदु स्त्राव होता क्या है? बिंदु स्त्राव के अंदर क्या होता है? बिंदु स्त्राव के अंदर जब हमारे पौधे होते हैं तो उसके जो पत्तियां होती हैं
उन पत्तियों से बूंद बूंद करके पानी निकलता है। और बूंद बूंद करके पानी जो निकलना है, इस क्रिया को हम बिंदु स्राव कहते हैं। और बिंदु स्राव किसके द्वारा होगा? बिंदु स्राव होगा मूल दाब के कारण। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बिंदु स्राव की क्रिया किस कारण होती है। तो ध्यान रखना, बिंदु स्राव की क्रिया किसके कारण होगी? बिंदु स्राव की क्रिया होगी मूल दाब के कारण। जब जड़ों में दाब बढ़ जाएगा तो पत्तियों के द्वारा बूंद बूंद करके जल निकलेगा बाहर, और यह क्रिया बिंदु स्राव कहलाएगी। मैंने दोनों ही तरीके से समझा दिया है आपको। अगर आपसे पूछ ले कि बिंदु स्राव शब्द किसने दिया था, तो बिंदु स्राव शब्द दिया था बर्गर स्टीन नामक साइंटिस्ट ने। किसने दिया था? बर्गर स्टीन नामक साइंटिस्ट ने दिया था बिंदु स्राव शब्द। समझ में आ गया? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए बीएचयू 2018 का सवाल है। बीएचयू 2018 में आया हुआ सवाल है। क्वेश्चन क्या है? टेफ्लोसोल का संबंध किससे है? टेफ्लोसोल क्या चीज है? ऑप्शन नंबर ए है हमारी आहार नाल, मतलब संबंध किससे? आहार नाल से है, हृदय से है, फेफड़ों से है, या फिर त्वचा से। अब बताना है आपको कि टेफ्लोसोल का संबंध किससे बताया गया है। यहाँ पर बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। इस क्वेश्चन को मैं पहले भी सोल्व करवा चुका हूं आपको, इस क्वेश्चन को मैं पहले भी सोल्व करवा चुका हूं। देखिए जिसने इसका जवाब दिया है आहार नाल, बिल्कुल सही जवाब है। टेफ्लोसोल का संबंध किससे है? टेफ्लोसोल का संबंध आहार नाल से है। किससे है? टेफ्लोसोल का संबंध आहार नाल से बताया गया है। ध्यान रखना, टेफ्लोसोल का संबंध किससे बताया गया है? आहार नाल से बताया गया है। और केंचुए की जो आहार नाल होती है उसके अंदर एक विशेष प्रकार का संरचना पाई जाती है, उस संरचना को टेफ्लोसोल के नाम से जानते हैं। तो अब समझ में आ गया होगा आपको। ध्यान रखना, टेफ्लोसोल कहाँ पर पाई जाती है? केंचुए की आहार नाल के अंदर टेफ्लोसोल पाई जाती है, और बीएचयू 2018 के अंदर आया हुआ ये सवाल है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है फलों व बीजों को आकर्षक रंग प्रदान करता है। अब आपको ये तो पता है कि हरी पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है वो तो हरित लवक होता है या क्लोरोप्लास्ट होता है, और उसका जो केंद्र बिंदु होता है या केंद्रीय तत्व होता है वो मैग्नीशियम होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है फलों व बीजों को आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है। तो देखिए ये इस प्रकार की संरचना होती है जिसको क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, और ये क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? ये क्रोमोप्लास्ट फलों और बीजों को आकर्षक रंग प्रदान करता है। कैसे? समझिए इसको। जैसे आपने राजमा देखा होगा तो उसका रंग हरा लाल कलर का होता है, तो वो किसके कारण होता है? वो होता है क्रोमोप्लास्ट के कारण। ठीक है, समझ में आ गई आपको बात। इसी प्रकार से जैसे आपने मक्का देखी होगी तो मक्का का रंग होता है पीला, तो वो पीला किसके कारण होता है? वो पीला होता है आपका क्रोमोप्लास्ट के कारण। जैसे आपने देखा होगा उड़द की दाल, तो वो काली होती है, वो काली किसके कारण होती है? क्रोमोप्लास्ट के कारण होती है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा मैंगो, ये सब जो आप समझ गए कुल मिला के बात कि फलों और बीजों को आकर्षक रंग प्रदान करने का कार्य पूछ लिया जाए तो क्रोमोप्लास्ट के द्वारा होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको ध्यान से समझना है। राइबोसोम की खोज किसने की थी? राइबोसोम की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए है आपका वोल्डेयर ने, बी है आपका विल्हलन वॉन नेगिली, सी है आपका वॉटसन, और डी है आपका जॉर्ज पेलेडे। बार बार बता चुका हूं मैं इस सवाल को। क्यों बताता हूं? क्योंकि राइबोसोम देखिए कोशिका के अंदर अगर आपको सबसे मुख्य चीज पूछी जाएगी, क्योंकि केंद्रक तो हम मानते हैं कि केंद्रक तो एक इंपॉर्टेंट चीज है ही है, उसको तो साइड में रख लीजिए, लेकिन उसके अलावा जितने भी कोशिकांग हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है, सबसे पहले नंबर पर आता है वो आता है माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया के तुरंत बाद जो आता है वो आता है आपका राइबोसोम। अब राइबोसोम क्यों आता है? क्योंकि कोशिका को चलने के लिए चाहिए प्रोटीन। क्या चाहिए? कोशिका को चलाने के लिए प्रोटीन चाहिए, और प्रोटीन कहाँ पर बनेगा? राइबोसोम के द्वारा बनाया जाएगा। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए या तो माइटोकॉन्ड्रिया से आएगा या फिर राइबोसोम से सवाल आएगा ही आएगा। तो राइबोसोम की खोज किसने की थी? जॉर्ज पेलेडे नामक साइंटिस्ट ने। अब इसकी कहानी सुन लीजिए। जॉर्ज पेलेडे ने इसकी खोज की थी, तो इन्होंने जब खोज की थी तो खोज करने के बाद में इन्होंने क्या दिया? इन्होंने इसको खुद का ही नाम दे दिया। तो इन्होंने इसको सबसे पहले जो नाम दिया था वो नाम दिया था पेलेडे पार्टिकल। क्या नाम दिया था? पेलेडे पार्टिकल। हिंदी मीडियम के विद्यार्थी इसको पेलेडे कण के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पेलेडे पार्टिकल इसको नाम दिया गया था, और बाद में इसका नाम चेंज हुआ, और फिर इसको एक बार इसको माइक्रोसोम भी नाम रखा गया। कुछ दिन तक इसका नाम माइक्रोसोम चला, फिर माइक्रोसोम नाम भी उनको पसंद नहीं आया, फिर लास्ट में इसको जो नाम रखना था वो नाम रख दिया इसका राइबोसोम। और अब तक, तब से लेकर अब तक हम राइबोसोम भी पढ़ते आ रहे हैं। अब देखिए आगे भविष्य में क्या होता है, नाम वापस से चेंज किया जाता है या नहीं किया जा सकता है। जैसे हमारे योगी आदित्यनाथ जी है, उनको थोड़ा सा शौक है नाम चेंज करने का, बहुत ही अच्छे उम्दा नेता है योगी आदित्यनाथ जी की यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा हुआ हूँ उत्तराखंड में, बहुत ही अच्छे कदावर नेता हैं, उनको मेरा शत शत नमन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, आकार में सबसे बड़ा अंडा किसका है?
क्वेश्चन जेट 2009 का है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आकार में सबसे बड़ा अंडा किसका है। जेट 2009 का सवाल है, ऐसे के ऐसा पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए है आपका हाथी, बी है आपका वेल, सी है आपका शुतुरमुर्ग और डी है आपका जिराफ। बताइए जल्दी से। इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं। जवाब देना है आपको। क्या होगा इसका जवाब, अंडा किसका होता है सबसे बड़ा। जिसने इसका जवाब दिया है शुतुरमुर्ग, बिल्कुल सही जवाब है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो सबसे बड़ी कोशिका भी आपकी शुतुरमुर्ग का अंडा होगी और इस क्वेश्चन का आंसर भी शुतुरमुर्ग का अंडा होगा। सबसे बड़ा जो अंडा होता है वो शुतुरमुर्ग का ही होता है और लगभग 1400 ग्राम, लगभग 1.5 किलो वजनी होता है। कितना होता है, लगभग 1.5 किलो वजनी होता है। एक सामान्य जो तरबूज होता है, तरबूज तो थोड़ा बड़ा हो जाता है, एक सामान्य जो खरबूजा होता है उसकी जितनी साइज होती है। तो ध्यान रखना शुतुरमुर्ग के अंडे की साइज कितनी होगी, एक सामान्य जो खरबूजा होता है उतना बड़ा अंडा होता है। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये सामान्य जो मुर्गी का अंडा होता है उससे लगभग 21 गुना ज़्यादा बड़ा होता है और वजन होता है लगभग इसका 1.5 किलोग्राम। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। इस प्रकार की अमेजिंग जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही मिलेगी। जो तत्काल नए स्टूडेंट जुड़े हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली धमाकेदार वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। और कल वो दिन है जब आपको क्या किया जाएगा, जब आपको आपका रिजल्ट सुनाया जाएगा। जो पीछे टेस्ट हुआ था उसका रिजल्ट आपको सुनाया जाएगा। तो दिल थाम के बैठना, कल देखते हैं कौन हीरो बना और कौन जीरो बना। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पत्तियों पर रंध्रों का क्षेत्रफल किससे ज्ञात किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पत्तियों पर रंध्रों का क्षेत्रफल किससे ज्ञात किया जाता है। बार बार ये सवाल पूछा जाता है। देखिए पत्तियों पर क्या होते हैं, रंध्र होते हैं और उन रंध्र के द्वारा ही क्या निकलता है, उन रंध्र के द्वारा ही पानी निकलता है। वो वाष्पोत्सर्जन में भी निकल सकता है, वो बिंदु स्त्राव में भी निकल सकता है। तो अभी मैंने बिंदु स्त्राव के बारे में पीछे कहानी बताई थी कि कैसे बिंदु स्त्राव होता है, मूलदाब बढ़ जाता है तो पत्तियों के रंध्रों से पानी निकलता है और वो क्रिया क्या कहलाती है, वो क्रिया कहलाती है आपकी बिंदु स्त्राव। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा गया है पत्तियों पर रंध्रों का क्षेत्रफल किससे ज्ञात किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका एरिलोमीटर, बी है आपका पोरोमीटर, सी है आपका जेल मीटर और डी है आपका एनीमोमीटर। इन सब के बारे में बताऊंगा कौन कौन सा मीटर क्या क्या काम करता है। ध्यान से समझना है आपको, कौन कौन सा मीटर क्या क्या काम करता है, सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से सुनना है। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला पोरोमीटर, बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए पोरोमीटर इसको क्यों कहते हैं ये समझ लीजिए। अभी जब पहले पीछे क्वेश्चन आया था कि छिद्र युक्त प्राणी किस संघ में आते हैं, मैंने समझाया था आपको, तब मैंने समझाया था आपको कि पोर का मतलब होता है छिद्र। पोर का मतलब क्या होता है, छिद्र, और छिद्र का मतलब क्या होता है, रंध्र होता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो जो पोर की क्षेत्रफल को मापेगा या छिद्र के क्षेत्रफल को मापेगा वो क्या कहलाएगा, छिद्रमापी या पोरोमीटर कहलाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीछे आया हुआ था। अब देखिए ये जो सवाल है ये आईसीआर में पूछा गया था एक बार। जो इसके ऊपर वाला सवाल है एरिलोमीटर, ये आईसीआर में पूछा गया था। क्वेश्चन कैसे पूछा गया था, देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि जो एरिलोमीटर होता है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है। तो क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा गया था और ऐसे भी पूछा गया था कि कपास का जो रेशा होता है उस रेशे की परिपक्वता किस मीटर के द्वारा या किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है। यह सवाल था। कपास का जो रेशा होता है, जो उसका धागा होता है, उसकी जो परिपक्वता मापी जाती है वो किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा एरिलोमीटर। किसके द्वारा मापी जाएगी, एरिलोमीटर के द्वारा मापी जाएगी। ठीक है, तो एरिलोमीटर समझा दिया, पोरोमीटर समझा दिया। जेल मीटर आप सब लोग जानते हो, जेली में पेक्टिन की मात्रा को ज्ञात करने के लिए जेलीमीटर का उपयोग किया जाता है। फिर इसके बाद में नीचे है एनीमोमीटर, जो आज तक सबसे ज्यादा मीटर या यंत्रों के अंदर जो पूछा गया सवाल है वो सवाल है एनीमोमीटर। सबसे ज्यादा अगर यंत्र की बात आती है और कोई सवाल बार बार जो आया हुआ है वो आया हुआ है एनीमोमीटर। चाहे आपका जेट हो, आईसीआर हो, बीएचयू हो, पीएटी हो, सीजीपीएटी हो, यूपी के टेट हो या इंटरनेशनल केट हो, कोई सा भी केट हो, सबसे ज्यादा ये सवाल आता है एनीमोमीटर। अब देखिए एनीमोमीटर को समझना है आपको। एनीमोमीटर किस काम आता है, एनीमोमीटर जो काम आता है वो वायु की गति को इस्तेमाल कर, वायु की गति को मापने के काम आता है। किसको मापने के लिए काम आता है, वायु की गति को मापने के लिए काम आते हैं। इसको विंड स्पीड के नाम से भी जानते हैं, वायु की गति को विंड स्पीड के नाम से भी जानते हैं। तो अगर पूछ ले कि वायु गति किसके द्वारा मापी जाती है तो एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है। अगर आपसे पूछ ले कि वायु की डायरेक्शन यानी विंड डायरेक्शन किस द्वारा मापी जाती है
तो फिर उसका आंसर हो जाएगा विंड वेन। तो विंड वेन तो बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन एनीमोमीटर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। वायु गति मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? एनीमोमीटर के द्वारा किया जाता है। इज दैट क्लियर? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सिर्फ एक दो क्वेश्चन और बचे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपको पूरी क्लास अटेंड करनी है, ठीक है? ध्यान रखना इस चीज़ का। पूरी क्लास क्या अटेंड करोगे आप? क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। मैं थोड़ा ज़्यादा ही आपको समझाने में बह गया था, मुझे पता नहीं चला कि क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे। क्वेश्चन आपको कैसे लगे, क्लास आपको कैसी लगी, ये आपको बतानी है। कमेंट करके ज़रूर बताना, आपके कमेंट से मुझे बहुत खुशी मिलती है, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ आप कमेंट नहीं करते हो। जो नए स्टूडेंट हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना, और सुबह ठीक 11:30 बजे जो क्लास होगी एग्रीकल्चर की, वो टॉपिक वाइज क्लास लगती है। ये वाली क्लास भी टॉपिक वाइज लगेगी अब कुछ दिनों बाद में, तो उस क्लास में भी आपको पधारना है और बहुत ही अमेजिंग क्लास होती है। अभी भी आप देख रहे होंगे कितने स्टूडेंट्स लाइव चल रहे हैं, हालांकि आज थोड़े कम हैं, लेकिन बहुत दिन ब दिन हमारे जो चैनल की ग्रोथ है वो होती जा रही है। तो उसमें उस परिवार का हिस्सा आप भी बन सकते हो। और कंटिन्यू क्लासेस चलती हैं हमारी, सुबह ठीक 11:30 बजे चलती है एग्रीकल्चर की, और शाम को ठीक 8:30 बजे बायोलॉजी की चलती है। तो उसका हिस्सा बनिए। और आप सभी का स्वागत है जो नए स्टूडेंट हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, खाते पीते रहिए, लेकिन घर पर ही रहिए, क्योंकि बाहर तो कोरोना है। धन्यवाद।